लक्ष्य एकेडमी अरण्य गुरुकुलम की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां हम भारतीय संविधान पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने संविधान के भाग 5 संघ सरकार की चर्चा आरंभ की थी, जिसके तहत कार्यपालिका के से संबंधित पदों को हमने देखा था कि कार्यपालिका में किन किन पदों को शामिल किया गया है। उसके अंतर्गत हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की विस्तृत चर्चा कर ली थी। आज हम उसके अंतिम पद महान्यायवादी की चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आपकी भारत की कार्यपालिका समाप्त होती है। इसके बाद हम भारत की व्यवस्थापिका अर्थात संसद का अध्ययन करेंगे। महान्यायवादी क्या होता है, क्यों इस पद को बनाया गया, इसके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से अति आवश्यक पद है। तो चलिए इसकी चर्चा शुरू करते हैं। भारत का महान्यायवादी, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है, अर्थात यह एक संवैधानिक पद है। यह भारत का प्रथम एवं सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। सामान्य रूप से अगर इसके कार्य को समझे तो यह भारत सरकार का दोस्त है। वह भारत सरकार को सभी विधिक मामलों में मदद करता है, उसे सलाह देता है, परामर्श देता है। इसलिए उसे भारत सरकार का दोस्त, भारत सरकार का वकील, भारत सरकार का प्रतिनिधि करने वाला आदि कई नामों से बुलाया जाता है। सामान्य कार्यवाही कि भारत सरकार को विधि संबंधी विषय पे सलाह देना। तो किन विषयों पे सलाह देगा? तो ऐसे विषय जो राष्ट्रपति समय समय पर उसे सौंपे। यह देखते हैं कि इसकी नियुक्ति कैसे होती है। तो सामान्य तौर पर इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब है कि वह राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर है। राष्ट्रपति जब चाहे उसके कार्यकाल को बढ़ा सकता है तथा जब चाहे उसके कार्यकाल को समाप्त कर सकता है, लेकिन वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। ऐसा कार्य वह कार्यपालिका के परामर्श पर करता है। सामान्य तौर पर महान्यायवादी सरकार का दोस्त होता है, सरकार का प्रतिनिधि होता है। इसलिए यदि जब सरकार पलटती है या मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है तो वह अपना त्याग पत्र दे देता है या अपने पद से रिक्त हो जाता है, अपना पद छोड़ देता है या उसे अपने पद से हटा भी दिया जाता है। कौन व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बनेगा, इस बारे में संविधान यह उपबंध करता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने में सक्षम हो। तो आज हम उस पॉइंट पे चर्चा करेंगे, उस बिंदु को जानेंगे कि किन बिंदुओं के आधार पे आपके सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है, उनकी क्या योग्यताएं हैं। सबसे पहली बात, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो या फिर किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत की हो, 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकील के रूप में कार्य किया हो। तीसरा, राष्ट्रपति के मत अनुसार या राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता हो या विधिक मामलों का, न्यायिक मामलों का अच्छा जानकार हो, राष्ट्रपति ऐसा समझे। इन 3 बिंदुओं के आधार पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। साथ ही यही आधार है आपके महान्यायवादी की नियुक्ति के। ये हमने बात की महान्यायवादी की नियुक्ति की। अब हम देखेंगे उसे कैसे हटाया जाता है, वह किसे अपना त्याग पत्र देगा आदि। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसलिए यह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही सौंपेगा तथा इसे हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को होता है। इसे हटाने के लिए न कोई प्रक्रिया है, न कोई विधि है। सामान्य तौर पे राष्ट्रपति इसे अपने पद से हटा देता है। वेतन व भत्ते राष्ट्रपति के द्वारा ही डिसाइड किए जाएंगे कि यह क्या वेतन व भत्ते ग्रहण करेगा। अब हम देखते हैं इस पद को क्यों बनाया गया तथा इसके क्या कार्य व शक्तियां हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसके कार्य व शक्तियों को हम 3 बिंदुओं पे बांटते हैं। पहला, भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना जो राष्ट्रपति सौंपे, अर्थात भारत सरकार अपने आप में एक व्यक्ति होती है तथा उसे विधि मामलों में सलाह करने के लिए इसे नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति। कार्य भी क्या करेगा? जो राष्ट्रपति सौंपे। आगे देखेंगे क्या कार्य राष्ट्रपति से सौंपता है। दूसरा, विधि संबंधी अन्य कार्य जो राष्ट्रपति सौंपे,
संविधान या अन्य विधि द्वारा निर्धारित कृत। ये 3 बातें थी जो संविधान में इसके लिए करी गई है। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि वास्तव में यह क्या कार्य करता है। तो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाने वाले कार्यों को 3 भागों में हम बांटकर इसमें देखते हैं। पहला, भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेश होना अति महत्वपूर्ण कार्य है। भारत सरकार के खिलाफ जो भी वाद सुप्रीम कोर्ट में दायर होता है या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारत सरकार को जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं या जो भी चीजें मांगी जाती हैं, उन्हें जो भी तलब किया जाता है किसी भी कार्य के लिए, उन सभी मामलों में भारत सरकार के वकील के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में यही खड़ा होता है, यही भारत सरकार की पैरवी करता है, भारत सरकार का पक्ष रखता है। दूसरा, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद है 143, दिमाग में जोर लगाइए, अनुच्छेद 143 क्या है। तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार है। अर्थात यदि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से किसी भी विषय पे परामर्श करना है, कोई सलाह लेनी है, तो यह उसका एजेंट बनकर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, राष्ट्रपति का दूत बनकर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तथा उनसे यह पैरवी करता है कि राष्ट्रपति ने इन बातों पे सलाह या मशवरा मांगा है। किसके माध्यम से होगा तो याद रखिएगा, महान्यायवादी। तीसरा, सरकार से संबंधित मामलों में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। अर्थात भारत सरकार के खिलाफ जो कार्य उसने सुप्रीम कोर्ट में किए थे, वही सभी कार्य अन्य कोर्ट में, अन्य देश के हाई कोर्ट में अगर भारत सरकार के खिलाफ कोई मुकदमे चल रहे हैं, उनमें भी पैरवी करने का अधिकार उसे दे दिया गया। अब हम देखते हैं इसके अधिकार व इसकी सीमाएं क्या है या मर्यादाएं क्या है। सबसे पहला है भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में प्रथम सुनवाई का अधिकार। अर्थात हमारे भारत देश में जितनी भी अदालतें हैं, चाहे वे अधीनस्थ न्यायालय हो, हाई कोर्ट्स हो, सभी में इसे प्रथम सुनवाई का अधिकार है। ये हर एक अदालत में प्रस्तुत हो सकता है, भारत सरकार का पक्ष रख सकता है तथा इसे प्रथम सुनवाई अर्थात सबसे पहले इसके वादों को सुना जाए, ऐसा अधिकार इसे दिया गया है, क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण पद है। दूसरा, संसद के दोनों सदनों में बोलने, संयुक्त बैठक तथा समितियों में भाग लेने का अधिकार, परंतु मतदान का अधिकार नहीं। अच्छे से समझिए, अच्छे से याद कीजिए, महान्यायवादी चैप्टर से पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, बार बार घुमा फिरा के आपसे यही पूछता है, क्या है जांचते हैं। तो महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वो संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, उनमें चर्चा कर सकता है। उसके साथ ही संसद की कुछ समितियां बनती हैं उसके कार्य के लिए, वह उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकता है, शामिल हो सकता है, एवं समय समय पे संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है तो वह उसमें भी भाग रखने की अर्हता योग्यता रखता है। लेकिन उसे संसद में वोटिंग का या मतदान का अधिकार नहीं है, वो केवल चर्चा में भाग लेगा, बस इतना ही अधिकार उसे दिया गया। तो किस अनुच्छेद में, याद रखिएगा, अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 के तहत ही महान्यायवादी यह कार्य करता है। साथ ही अनुच्छेद 88 के तहत ही आपके संसद सदस्यों को भी संसद में बोलने, उसकी समितियों में भाग लेने तथा संयुक्त अधिवेशन में प्रस्तुत होने का अधिकार दिया गया है। अगला है वेतन भत्ते संसद सदस्य की तरह। अर्थात जिस प्रकार के वेतन भत्ते संसद सदस्यों को दिए जाते हैं, जो विशेषाधिकार संसद सदस्यों को प्राप्त हैं, वही सभी अधिकार व वेतन भत्ते इसे भी प्रदान होते हैं। अब हम देखेंगे इसकी सीमाएं क्या हैं, कहां तक ये कार्य कर सकता है या कहां पर इसके कार्य करने के दायरे को रोक दिया गया। पहला है, भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता, क्योंकि यह भारत सरकार का दोस्त है, भारत सरकार का वकील है, इसलिए उसके खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। उसके खिलाफ कोई मामला चल रहा हो तो उस पर यह सलाह मशवरा नहीं कर सकता। जिस मामले में भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर टिप्पणी नहीं करेगा। सामान्य तौर पे भारत सरकार का दोस्त है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उसके खिलाफ टिप्पणी क्यों करेगा। तीसरा, भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं करेगा।
अर्थात यदि किसी वाद में, किसी केस में किसी व्यक्ति पे कोई आपराधिक मामला चल रहा है या दायर हुआ है तो वह उस पर तब तक पैरवी नहीं करेगा जब तक भारत सरकार इसकी उसे अनुमति न दे दे। चौथा, बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी परिषद या कंपनी के निदेशक पद को धारण नहीं करेगा। अर्थात किसी भी परिषद या कंपनी के निदेशक या डायरेक्टर के पद के रूप में नहीं पद ग्रहण कर पाएगा जब तक भारत सरकार उसे ऐसी अनुमति ना दे दे। क्यों? क्योंकि वो भारत सरकार का दोस्त है, प्रतिनिधि है, एक तरह से भारत सरकार का अंग है। उसे एक छूट भी मिली हुई है क्योंकि वह पूर्ण रूप से संसद सदस्य नहीं है, इसीलिए वह चाहे तो निजी प्रैक्टिस कर सकता है, निजी केस लड़ने का उसे अधिकार है, बशर्ते यह केस भारत सरकार के खिलाफ ना हो, तो उसमें वह उनकी पैरवी भी कर सकता है। अब हम देखते हैं, ये थी बात भारत के महान्यायवादी की, लेकिन आप सामान्य तौर पे समाचार पत्रों के माध्यम से या टीवी चैनलों के माध्यम से एक और पद को सुनते हैं, वह है सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो हमारे संविधान में केवल महान्यायवादी पद का वर्णन किया गया है जो भारत सरकार के दोस्त के रूप में रहेगा, उसकी सलाह करेगा, उससे सहायता देगा। लेकिन इतना महत्वपूर्ण पद है, इतने सारे इसके पास कार्य होते हैं, तो अकेले इसके कार्य में इसकी मदद करने के लिए दो नए पद और हैं जो कि भारत का महाधिवक्ता व अपर महाधिवक्ता कहलाते हैं। इंग्लिश में जिन्हें सॉलिसिटर जनरल एवं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कहे जाते हैं। कहने को तो ये महान्यायवादी के सहायक हैं, उसका सहयोगी हैं, कार्य में उसकी सहायता करेंगे, लेकिन संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं किया गया, अर्थात ये दोनों पद गैर संवैधानिक है, संविधान में इनका कोई वर्णन नहीं किया गया। तो ये थी बात भारत के महान्यायवादी की। अगर आप जानना चाहें तो पहले महान्यायवादी हमारे एमसीसी तलवार थे, जबकि वर्तमान में के वेणुगोपाल भारत के महान्यायवादी हैं। तो अच्छे से पढ़िएगा, छोटा सा टॉपिक है। अनुच्छेद 88 से क्वेश्चन बनने की संभावना सर्वाधिक होती है। सीधे सीधे घुमाकर पूछता है ऐसा कौन सा पद है या कौन सा संवैधानिक अधिकारी है जिसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है परंतु वोटिंग का नहीं। उत्तर है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया। यहाँ पर हमारी कार्यपालिका समाप्त होती है। अब से हम संघ सरकार के भाग 5 में वर्णित व्यवस्थापिका अर्थात संसद का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अच्छे से तैयारी कीजिए क्योंकि अब जो टॉपिक आ रहा है वो एकदम अलग है, प्रावधान नए हैं, कुछ घुमावदार होंगे, कुछ क्लिष्ट हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा संयम रखिएगा। इसे अच्छे से तैयार करके रख लीजिए एक साथ ताकि मिक्सअप ना हो। धन्यवाद।